हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ अर्थात लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। क्या होता है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, आइए देखते हैं। सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त, कभी कभी हम लोग इसी को पढ़ते हैं लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्तक नहीं होता है, क्या होता है, समापवर्त होता है। क्या होता है, समापवर्त, ठीक है ना। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या होता है। अगर हम समझाएं कि इस लघुत्तम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम का मतलब होता है छोटा से छोटा। लघुत्तम का मतलब क्या होता है, छोटा से छोटा। और समापवर्त की बात किया जाए, समापवर्त में अगर हम देखें तो इसमें दो शब्द हैं समापवर्त में। एक शब्द है सम और दूसरा शब्द है अपवर्त्य। दूसरा शब्द क्या है, अपवर्त। सम का मतलब क्या होता है, अपवर्त। सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब क्या होता है, समान। अपवर्त का मतलब क्या होता है, अपवर्त क्या चीज होता है। अपवर्त वे संख्याएं जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपवर्त कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें, अपवर्त का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं गुणज। क्या बोल सकते हैं, गुणज। अगर आपको समझ में ना आए, अपवर्त या गुणज भी समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या समझेंगे, इसका मतलब आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे पहाड़ा, तो इस अपवर्त का मतलब भी क्या होता है, पहाड़ा। अब आप समझ गए होंगे इस अपवर्त का मतलब क्या होता है, पहाड़ा, गुणज। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त का इंग्लिश में हम बोलते हैं एलसीएम अर्थात लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अपवर्त जो होता है एक ही संख्या का निकाला जाता है, किसी 2 या 10 संख्याओं का नहीं, कितनी भी संख्याओं का निकाल सकते हैं, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी। लेकिन अगर हम ये कहें लघुत्तम समापवर्त निकालिए, तो लघुत्तम समापवर्त किसी एक संख्या का नहीं निकाला जाता है, एक से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है। अर्थात 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ही हम क्या निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम समापवर्त एलसीएम एक संख्या का कभी नहीं निकलता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है। जैसे मेरी बात समझिए, अगर हम अपवर्त की बात करें, अगर हम आपसे कहें कि 4 का अपवर्त लिखिए, क्या लिखिए, अपवर्त। 4 का क्या लिखेंगे, अपवर्त। अपवर्त का मतलब गुणज, गुणज या पहाड़ा, तो आप 4 का पहाड़ा लिखेंगे। 4 का पहाड़ा आप जानते हैं क्या होता है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ऐसे आगे की ओर, कहाँ तक, अनंत तक। अगर हम ऐसे ये कहें और इसमें अगर पूछा जाए आपसे कि 4 का सबसे छोटा अपवर्त कौन सा होगा, तो आप क्या बताएंगे, स्वयं संख्या। किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त क्या होता है, स्वयं संख्या होती है। और अंतिम अपवर्त क्या होता है, बताना संभव नहीं होता है। ऐसे अगर हम आपसे कहें कि आप 6 का अपवर्त बताइए, क्या बताइए, 6 का अपवर्त बताइए, तो क्या बताएंगे, 6 का पहाड़ा लिखेंगे, 6, 12, 18, 24, 30, ऐसे अब आगे की ओर जाएंगे, कहाँ तक, अनंत तक जा सकते हैं। हमने क्या बताया, किसी भी संख्या का सबसे पहला अपवर्त क्या होता है, स्वयं संख्या होती है। अंतिम अपवर्त बताना संभव नहीं होता है। ये हमने क्या पढ़ा, 4 और 6 का क्या निकाला, अपवर्त पढ़ा। क्या पढ़ा, अपवर्त। अब हमको अपवर्त नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है समापवर्त। क्या पढ़ना है, समापवर्त। समापवर्त का मतलब अपवर्त में अगर सम जुड़ जाएगा तो समापवर्त अर्थात जो दोनों में क्या हो, समान हो। तो इन दोनों में बताइए कि 4 का जो हमने अपवर्त लिखा या गुणज या पहाड़ा, 6 का जो हमने अपवर्त गुणज या पहाड़ा लिखा है, इन दोनों में
समान कौन कौन है? जो समान होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा समापवर्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समापवर्त कहलाएगा। तो बताइए इन दोनों में समान कौन है? तो आप कहेंगे इन दोनों में 12 सेम है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 12। फिर आप कहेंगे यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, दोनों में सेम है। इसी प्रकार आपको आगे और भी संख्याएं मिलेंगी। कितनी संख्याएं मिलेंगी? अनंत संख्याएं मिलेंगी। तो हमको समापवर्त नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना क्या है? लघुत्तम समापवर्त। अर्थात 4 और 6 का अपवर्त 12 भी होगा, 24 होगा, ऐसे आगे और भी होगा, लेकिन हमको निकालना क्या है? लघुत्तम समापवर्त। अर्थात लघुत्तम का मतलब छोटा से छोटा, अर्थात इनमें ये भी अपवर्त है, ये भी अपवर्त है, समापवर्त है, लेकिन सबसे छोटा कौन है? तो आप कहेंगे सबसे छोटा कौन है? आप कहेंगे 12 सबसे छोटी संख्या है। इसलिए 4 और 6 का अगर हम कहें एलसीएम कितना होगा, अर्थात लासा कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? इसका लासा कितना होगा? 12 होगा। अर्थात अगर हमसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उन संख्याओं का अपवर्त अर्थात गुणज या पहाड़ा लिखेंगे, फिर उसमें हम समापवर्त ढूंढेंगे, अर्थात उन 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका हम अपवर्त लिखे हैं उनमें कॉमन कौन कौन है उनको लिखेंगे, और उसमें लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। जो सबसे छोटी गिनती होगी वो क्या कहलाएगी? लासा कहलाएगी, लघुत्तम समापवर्त कहलाएगा। ये हमने आपको लासा निकालने का कोई तरीका नहीं, बल्कि एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त का अर्थ बताया, जिससे हमने एक तरीका भी सीख लिया कि एलसीएम इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। आगे चलते हैं कि लघुत्तम समापवर्त निकालने की विधियां, कि हम एलसीएम निकालने के लिए किन किन तरीकों से एलसीएम निकाल सकते हैं, लासा किन किन तरीकों से निकाला जा सकता है। तो एलसीएम निकालने की 2 विधियां हैं। पहली विधि का नाम है भाग विधि। पहली विधि कौन है? भाग विधि। और दूसरी विधि हमारे पास है गुणनखंड विधि। दूसरी विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि। आइए हम एक एक विधि को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली विधि है भाग विधि। अगर हम कोई 2 संख्याएं लेते हैं, भाग विधि हम बचपन से ही, जब हम छोटे थे तब से ही सवाल लगाते हुए लासा अर्थात एलसीएम निकालते हुए कौन सी विधि से लगाते हुए आए हैं? भाग विधि से। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई 2 संख्या हो, एक संख्या है 12, दूसरी संख्या 18, और हमसे कहा जाए इनका एलसीएम बताइए, लासा बताइए, और कौन सी विधि से? भाग विधि से बताना है। तो कैसे बताते हैं? 12 और 18 को लिखते हैं और एक ऐसी लाइन खींचते हैं। ये हम काम बचपन में करते थे, इसे भाग विधि कहा जाता था। और कहते भी हैं 2 से डिवाइड करेंगे पहले। दोनों संख्याओं, चाहे 2 संख्याएं हो, चाहे 3, चाहे 4, इन सब में से अगर कोई भी संख्या 2 से कट रही है तो उसको काटेंगे, नहीं कट रही है उसको उसी प्रकार से क्या करेंगे? नीचे ज्यों का त्यों नोट कर लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 नवा 18। अब यहाँ फिर 2 से कटेगा, 6 कटेगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। लेकिन कोई भी एक संख्या कट रही है तो भाग करेंगे, 2 तिहाई 6 और 9 को ऐसे नोट कर लेंगे। अब 3 और 9 किससे डिवाइड होंगे? 3 से। 3 एक कम 3, 3 तिरिक्का 9। पुनः 3 से काटेंगे, 1, 3 एक। जब 1 अर्थात नीचे 1 और 1 हो जाए तो हम भाग नहीं करेंगे। अब जो संख्याएं बची, अगर हमसे कहा जाए कि 12 18 का एलसीएम बताइए, तो जो संख्या बची हुई है, जो संख्या गुणे में हुई है, 2 और 2, 3 और 3, इनका आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर इनका हम गुणा कर दें तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो ये कौन सी विधि थी? भाग विधि। 12 और 18 का लासा कितना होगा? 36 होगा। इसी 12 और 36 को हम किस विधि से लगाएंगे? गुणनखंड विधि को देखते हैं। ये विधि जो है हम लोग बचपन से लगाते हुए आए हैं, और इसी विधि सबसे अच्छा तरीका होता है क्या निकालने का? एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है। दूसरा तरीका हमारे पास कौन सा है? गुणनखंड विधि। वही नंबर लेते हैं सेम, 12
12 तथा 18 का हमको निकालना है एलसीएम। कैसे निकालेंगे? सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? 12 का गुणनखंड करेंगे। 12 का क्या करेंगे? गुणनखंड कैसे करेंगे? 2 दूनी 4 तिहाई 12। ऐसे 18 का गुणनखंड करेंगे 2 तिहाई 6 तिरिक 18। अब इनका हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम अर्थात लासा। कैसे निकालेंगे? लासा निकालने का तरीका गुणनखंड विधि ये कहती है, जो दोनों में, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, इसमें 2 जो है कितनी बार है? पहले गुणनखंड में अगर हम 2 की बात करें तो 2 कितनी बार है? तो आप कहेंगे 2 बार है। और इसमें 2 कितनी बार है? 1 बार है। तो जो सबसे कम बार होगा उसको छोड़ देंगे, जो ज़्यादा बार होगा उसको नोट कर लेंगे। 2 गुणे 2। ऐसे आगे बढ़ते हैं, 3 की चर्चा करते हैं। 3 इसमें 1 बार है, लेकिन इसमें 3 कितनी बार है? 2 बार है। तो कम वाले को छोड़ देंगे और ज़्यादा वाले को नोट कर लेंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो एलसीएम कितना होगा? 36। आप चाहे भाग विधि से निकालेंगे तब भी आंसर 36 ही आएगा, गुणनखंड विधि से निकालेंगे तब भी 36 आएगा। अगर जिसको इस तरह से समझ में नहीं आया तो ऐसे भी कर सकता है गुणनखंड को, कि 12 का गुणनखंड हमने क्या किया था? 2 दूनी 4 तिहाई 12। 18 का क्या हुआ था? 2 तिहाई 6 तिरिक 18। एलसीएम निकालना है, अर्थात एलसीएम निकालना है हमको। तो क्या ऐसे भी कर सकते हैं? अगर आपको ज़्यादा कम ढूंढने में समस्या हो रही है तब क्या करेंगे? जो दोनों में कॉमन हो उसको लिखिए। यहाँ 3 कॉमन है, जो दोनों में कॉमन हो उसको लिखिए, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लीजिए। ये भी आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसको भी लिखिए, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखिए। और पहला ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार है उसको लिखिए, कम वाला छोड़ दीजिए। तरीका दोनों सेम ही है, आंसर वही आएगा, 36 ही करिए। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई कितना? 36। आप चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे। और ये हमारा है भाग विधि, जो हम बचपन से करते हुए आए हैं। आगे चलते हैं। ये था एलसीएम अर्थात लासा निकालने की 2 विधियां, भाग विधि और गुणनखंड विधि। आगे चलते हैं, मासा की चर्चा करते हैं, अर्थात महत्तम समापवर्तक। क्या होता है महत्तम समापवर्तक? मेरी बात समझिए। वहां क्या था? लघुत्तम समापवर्त। यहाँ क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। क्या होता है महत्तम समापवर्तक? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? महत्तम का मतलब क्या होता है? यहां समझेंगे। महत्तम का मतलब होता है बड़ा से बड़ा। महत्तम का मतलब क्या होता है? बड़ा से बड़ा। और समापवर्तक की बात करें, 2 शब्द हैं, एक शब्द है सम और दूसरा शब्द है अपवर्तक। क्या है? अपवर्तक। सम का अर्थ क्या होता है? सम का मतलब समान। सम का क्या अर्थ होता है? समान। अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है? वे ऐसी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। नहीं समझ में आया? इसको हम फैक्टर अर्थात गुणनखंड भी कहते हैं, या आप दूसरे शब्दों में यह समझ लें भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। चाहे आप अपवर्तक कहिए, गुणनखंड कहिए या भाजक कहिए, एक ही चीज है। अब जिस प्रकार हम लासा किसी एक संख्या का नहीं निकाल सकते, उसी प्रकार मासा भी किसी एक संख्या का नहीं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। अगर हम सबसे पहली चर्चा करें अपवर्तक, गुणनखंड या भाजक क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। अगर हम आपको कहें भाजक की चर्चा कहें या अपवर्तक की बात करें, अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक
हमने ये कहा कि ऐसी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे अपवर्तक कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें ये 6 लिखा गया है, 6 का अपवर्तक बताइए, तो सबसे पहला अपवर्तक क्या होता है? 1। किसी भी संख्या का सबसे पहला अपवर्तक गुणनखंड या भाजक क्या होता है? 1। और 6 किस किस संख्या, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि 6 किस किस संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? भाजक कहेंगे। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। अगर हम आगे की चर्चा के दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे अगर हम दूसरा नंबर ले लें 8, क्या ले लेते हैं? 8 ले लेते हैं, या कोई और दूसरा नंबर ले लें 12। 12 किससे किससे कटेगा? तो आप कहेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा, और 12 से कटेगा। ये तो हमने अपवर्तक की चर्चा की। हमको अपवर्तक नहीं पढ़ना है, पढ़ना क्या है? समापवर्तक। क्या पढ़ना है? समापवर्तक। सम का मतलब समान, अर्थात अपवर्तक में जो हम अपवर्तक लिखे हैं इसमें जो समान होगा वो क्या कहलाएगा? समापवर्तक कहलाएगा। चलिए देखते हैं। समापवर्तक की बात करें अगर हम, तो समापवर्तक इनमें कॉमन कौन है? 1, 2, 3 और 6, ये तो कॉमन हुआ। और हमको समापवर्तक हम निकाले, इसमें 1 कॉमन था, 1 लिख लिए, 2 कॉमन था, 2 लिख लिए, 3 मिल रहा था, 3 लिख लिए, और यहाँ पर क्या मिल रहा था? 6 मिल रहा था, लिख दिए। जो कॉमन था उसको लिखे। ये समापवर्तक हुआ। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? महत्तम समापवर्तक, अर्थात मासा बताना है। क्या बताना है? मासा बताना है। तो मेरी बात समझिएगा, महत्तम ये भी समापवर्तक है, ये भी और ये भी, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? महत्तम का मतलब बड़ा से बड़ा। सबसे बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे सबसे बड़ा कौन है? 6। इसका मतलब 6 और 12 का मासा या एचसीएफ कितना होगा? 6 होगा। ये था महत्तम समापवर्तक का क्या होता है अपवर्तक, क्या होता है समापवर्तक, क्या होता है महत्तम समापवर्तक, ये जाने। अब ये पढ़ेंगे कि समापवर्तक अर्थात मासा निकालने की विधियां। अगर हम विधियों की बात करें, किसकी बात करें? विधियों की, तो 2 विधियां होती हैं मासा निकालने की। सबसे पहली विधि कौन सी है? भाग विधि। सबसे पहली विधि कौन है? भाग विधि। और दूसरी विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि। अगर हम भाग विधि की चर्चा करें, कोई नंबर ले लेते हैं, मेरी बात समझिएगा। जैसे कोई भी एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, एक सवाल लेते हैं। एक संख्या है 12 और दूसरी संख्या है 18। अभी आपको कोई सवाल नहीं बता रहे हैं, केवल सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपसे केवल हम सवाल केवल आपसे लगवाएंगे। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। 12 और 18 का अगर हमको मासा वो किस तरीके से निकालना है? भाग विधि से। तो भाग विधि ये कहती है, इस भाग विधि को हम दूसरा नाम ये भी जानते हैं कि जब मासा भाग विधि से निकालना हो तो उसका दूसरा नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। भाग विधि को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये विधि ये कहती है कि छोटी गिनती से बड़ी गिनती में भाग करिए। भाग तब तक करिए जब तक कि शेषफल क्या ना हो जाए? 0 हो जाए। अगर शेषफल 0 हो जाता है तो जो भाजक होगा वो क्या कहलाएगा? मासा कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है? 12। भाग किस में करना है? 18 में। तो भाग करते हैं, तो 12 एकम 12, शेषफल कितना बचा? 6। शेषफल 0 बचेगा। अगर शेषफल 0 हो जाता तो मासा कितना होता? 12। लेकिन
विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है कि जब तक शेषफल 0 न हो तब तक आप भाग करिए, अर्थात आप दोबारा डिवाइड करेंगे, इसी शेषफल से भाग करेंगे, किसमें? पहले भाजक में डिवाइड करेंगे। पहला भाजक 12 था तो 6 दूनी 12 और हमारा शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। अतः जिस संख्या से डिवाइड करने से शेषफल 0 आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? मासा कहलाएगा। तो हमारा 12 और 18 का मासा कितना होगा? तो आप कहेंगे इसका मासा कितना होगा? 6 होगा। अगर हम दूसरी विधि की बात करें, गुणनखंड विधि बहुत इजी होती है। गुणनखंड की बात करते हैं, सेम क्वेश्चन को लेके 12 और 18 का अगर हमको क्या निकालना हुआ? मासा निकालना हुआ गुणनखंड विधि से, तो हम 12 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4 तिहाई 12। 18 का गुणनखंड करेंगे, 2 तिहाई 6 तिरिक 18। ठीक है ना? हमको निकालना क्या है? मासा, महत्तम समापवर्तक निकालना है। मासा निकालने के लिए हम लासा में क्या पढ़े थे? जो दोनों में कॉमन है उसको लिखिए, जो कॉमन नहीं है उसको लिखिए। लेकिन मासा में क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो केवल उसी को लिखिए, जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? तो 2 तिहाई कितना होता है? 6। तो 12 और 18 का एलसीएम एचसीएफ कितना होगा? 6 होगा। ये था मासा निकालने की विधियां। अब हम विधियों की बात ये करें कि हम एलसीएम एचसीएफ जो होता है किन किन संख्याओं का निकाल सकते हैं। एक तो ये पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक थे, उनका हम निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। दूसरा, आप भिन्नों का भी एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तीसरा, अगर आपको दशमलव में संख्याएं मिल जाएं तो आप उसका भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। और अगर आपको घातांकों में कोई सवाल मिल जाए उसका भी आप एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले भिन्नों का एलसीएम निकालना देखते हैं कि भिन्नों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अगर हम भिन्न की बात करें, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर हम भिन्न की बात करें, भिन्न, तो भिन्न जो होता है अंश बटे हर। जो ऊपर वाली गिनती होती है उसे अंश कहते हैं और जो नीचे गिनती लिखी होती है उसे क्या कहते हैं? हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक है ना? भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। ऊपर वाली गिनती अंश कहलाती है और नीचे वाली गिनती हर। अर्थात अगर कहीं पे लिखा गया है 5/7, इसका मतलब 5 क्या है? अंश है और 7 क्या है? हर। आपको ऐसी सवालें दी रहेंगी और उसमें पूछेगा एक भिन्न नहीं, एक 8 और दे देगा आपको, 15 बटे ऐसे दे देगा आपसे, कहेगा 15/14, 5/7 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे लगाते हैं। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आपसे सबसे पहले अगर एलसीएम की बात किया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि भिन्नों का लासा बताइए, भिन्नों का लासा, तो याद रखिएगा जो चीज हमसे पूछा जाएगा, जो चीज पूछा जाएगा, एलसीएम पूछ रहा है तो वो क्रिया हम अंश में ही करेंगे, अर्थात ऊपर करेंगे, अर्थात अंशों का लासा निकालेंगे। और जो नहीं पूछा जा रहा है वो क्रिया कहाँ करेंगे? हर में करेंगे। अगर लासा पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया? मासा नहीं पूछा गया, इसलिए हरों का क्या निकालेंगे? हरों का मासा। ये फार्मूला याद रखेंगे हम, तो कोई भी सवाल भिन्न से संबंधित एलसीएम हम निकाल सकते हैं कि भिन्न में अगर लासा पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा उसको हम वो क्रिया ऊपर करेंगे, जो नहीं पूछा जाएगा उस क्रिया को हम नीचे करेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे अगर हम कोई एक सवाल लेते हैं, कोई सवाल है हमारे पास कि 5 बटे कहीं लिखा गया हो 5/12, 15/24, और 25/36। ये एक सवाल है। अब हमसे कहा जाए का
लासा ज्ञात कीजिए, का लासा ज्ञात कीजिए। एक छोटी सी सवाल है, हमसे पूछा जाएगा, तो ये भिन्न का लासा पूछ रहा है, तो जो चीज पूछा जाएगा, लासा पूछ रहा है, तो वो क्रिया हम क्या करेंगे, अंश में करेंगे, अर्थात हम अंश का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। अंश में कौन कौन है, 5 है, 15 है और 25 है। इसका हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। और हर में जो चीज नहीं पूछा जा रहा है वो निकालेंगे, अर्थात 12, 24 और 36 का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मासा। चलिए निकालते हैं। 5, 15, 25 का अगर हमको एलसीएम निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे। एक चीज तो आपके पास दो तरीके हैं, क्या क्या है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि, आप चाहे जो विधि लगाइए। दूसरा एक तरीका, मेरी बात समझिएगा, हम किसी का एलसीएम और एचसीएफ जल्दी से भी निकाल सकते हैं। कैसे, मेरी बात समझिएगा, ध्यान से देखिए। अगर आपसे कहा जाए 5 और 15 का एलसीएम बताइए, अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम, ठीक है ना, तो मेरी बात समझिएगा, उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी गिनती होती है ना, वही एलसीएम कहलाती है। फिर से समझिएगा, जो सबसे बड़ी गिनती होती है वही एलसीएम कराएगी, लेकिन कब, जब छोटी गिनती का भाग पूरा पूरा चला जाए तब। क्या बताए, अगर कई सारी गिनतियां लिखी गई हैं तो बड़ी गिनती क्या कहलाएगी, एलसीएम कहलाएगी, लेकिन कब, जब बाकी शेष संख्याओं से वो बड़ी संख्या क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 5 से 15 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। लेकिन अगर हम आपसे ये कहते, मेरी बात समझिए, अगर हम आपसे ये कहते कि 12 और 15 का एलसीएम बताइए, तो बड़ी गिनती 15 हुई, तो 15 एलसीएम होना चाहिए था, लेकिन 12 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, तो कैसे बताएंगे, तुरंत जो बड़ी गिनती है उसका डबल कर देंगे, 15 का डबल 30। क्या 12 के पहाड़े में 30 आता है, नहीं आता, तो 30 भी उसका एलसीएम नहीं होगा। तो इसका हम फिर 3 गुना कर देंगे, 15 तियां 45। क्या 12 के पहाड़े में 45 आता है, बिल्कुल नहीं आता है, तो इसका एलसीएम न 30 होगा न 45 होगा। 15 का 4 गुना करेंगे, 15 चौके 60। क्या 12 के पहाड़े में 60 आता है, आप कहेंगे बिल्कुल आता है, तो एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। एक तरीका ये भी होता है, ध्यान से देखिए। इसी तरीके से अगर हम इस सवाल को लगाएं, 5, 15 और 25 का एलसीएम निकालना हुआ, तो बड़ी गिनती कौन है, 25 है। बड़ी गिनती कौन है, 25 हमारी बड़ी गिनती है, कौन सी है, 25। अब 5 के पहाड़े में तो 25 आता है, लेकिन 15 के पहाड़े में 25 नहीं आता है, तो 25 का डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, 25 का डबल करेंगे, क्या आएगा, 50। क्या आएगा, 50 आ जाएगा। तो 5 के पहाड़े में 50 आता है, लेकिन 15 के पहाड़े में 50 नहीं आता है, तो 25 का 3 गुना कर देंगे। 25 तियां कितना होता है, तो आप कहेंगे 75 होता है। ये 75 5 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा, इसलिए 5, 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 75 होगा। अगर हम इसकी बात करें, 12, 24 और 36 का मासा निकालना हुआ, 12, 24 और 36 का मासा निकालने की भी दो विधियां बताए हैं आपको। एक विधि गुणनखंड, दूसरे भाग। अगर आपको नहीं समझ में आया वैसे, तो आप जल्दी से भी निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। अगर आपसे कहा जाए 4 और 8 का मासा बताइए, एचसीएफ बताइए, 4 और 8 का क्या बताइए, एचसीएफ बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। वहां पे एलसीएम में क्या करते थे, बड़ी गिनती को हम एलसीएम मानते थे, लेकिन यहाँ किसको मानेंगे, छोटी गिनती को एचसीएफ मानेंगे। लेकिन कब, जब छोटी गिनती से बड़ी गिनती में क्या हो जाए, भाग पूरा पूरा चला जाए तब। अगर नहीं जाता है, उस 4 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करके देखेंगे क्या उससे वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जैसे मेरी बात समझिएगा, अगर हम ये कहें, ये लिखा है 12 और ये लिखा गया 18, अगर हमको 12 और 18 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना हुआ, तो छोटी गिनती 12 है क्या, लेकिन 12 के पहाड़े में तो 18 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 12 का तुरंत फैक्टर कर देंगे, 6 दूना, तो आप कहेंगे 6 दूनी 12, 2 से भी 12 कट जाएगा और 2 से 18 भी कट जाएगा। लेकिन
6 से भी 12 कटेगा, 6 से 18 भी कटेगा, लेकिन हमको निकालना क्या है, मासा निकालना है। मासा का मतलब ही होता है महत्तम समापवर्तक, अर्थात महत्तम 2 और 6 में बड़ा कौन है। तो आप क्या कहेंगे, 6 बड़ा है, इसलिए 12 और 18 का मासा कितना होगा, 6 होगा। चलिए इसी तरीके से अगर हम इस सवाल को लगाएं, अर्थात 12, 24 और 36 का मासा निकालना हुआ, तो छोटी गिनती कौन है, तो आप कहेंगे छोटी गिनती 12 है। छोटी गिनती कौन है, 12। अब क्या इस 12 के से 24 और 36 कट जाएगा, आप कहेंगे हाँ, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 कट जाएगा, इसलिए मासा कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12। तो इसका अगर हमको एलसीएम निकालना हुआ तो क्या करेंगे, अगर भिन्न का लासा निकालना होता है तो अंश का हम लासा निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, क्या करेंगे, 12 12 छंग 72, कितना बचा, 3 बचा, और क्या बचा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड भी हो जाएगा, किससे, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 से काटेंगे तो 25 तिया 75, ये आया 25/4। इसको और डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4 छंग 24, 1 25, 4 सही 1/4 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से अगर हम, जैसे हमको भिन्नों का लासा निकालने के लिए कहा गया है, इसी प्रकार से हमसे क्या कहेगा, भिन्नों का मासा बताइए। आइए देखते हैं भिन्नों का मासा, अर्थात एचसीएफ की बात करें हम, भिन्नों का मासा कैसे निकालेंगे। सेम वही फार्मूला, फार्मूले में कोई अंतर नहीं। जो चीज हमसे पूछा जाएगा, हमसे पूछा जा रहा है भिन्नों का क्या बताइए, मासा बताइए, तो जो पूछेगा वो क्रिया कहाँ करेंगे, अंश में करेंगे। वो क्रिया कहाँ करेंगे, अंश में करेंगे। तो अंशों का क्या निकालेंगे, अंशों का मासा निकालेंगे। जो पूछा जाएगा वो क्रिया अंश में करेंगे। जो नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे लासा नहीं पूछा जा रहा है, तो हर का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। जैसे कोई सवाल लेके आपको समझाते हैं, कोई एक सवाल, जैसे सवाल है 4/9 और 12/18 और 8/12, ठीक है ना। अगर हमसे का पूछा जाए, का मासा बताइए, का क्या बताइए, मासा बताइए, तो हम मासा कैसे निकालेंगे इसका, सीधी सी बात है। अगर इसको मासा निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, जो चीज पूछेगा वो क्रिया कहाँ करेंगे, अंश में, अर्थात 4, 12 और 8 का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। जो नहीं पूछा गया है वो काम कहाँ करेंगे, हर में करेंगे। 9, 18 और 12 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो मासा भी निकालना आपको बताए थे, क्या बताए थे, मासा की छोटी गिनती जो होती है वही मासा कहलाती है। छोटी गिनती मासा, लेकिन कब, जब छोटी गिनती से दोनों गिनतियां कट जाए, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 कट जाएगा, बिल्कुल मासा कितना होगा, 4 होगा। अगर हम लासा की बात करें तो बड़ी गिनती मासा कहलाएगी, लेकिन कब, जब दोनों गिनतियों से वो संख्या कट जाए। 9 से कट जाएगी लेकिन 12 से नहीं कटेगी, तुरंत 18 का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। 18 का डबल कितना होता है, 36। अब 9 से भी 36 कट जाएगी, 18 से भी कट जाएगी और 12 से भी कट जाएगी। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो 4 9 36, तो इसका मासा कितना होगा, 1/9। हमारा आंसर कितना होगा, 1/9। ये था भिन्नों का लासा और मासा। आगे चलते हैं, दशमलव की चर्चा करते हैं कि दशमलव का लासा और मासा कैसे निकाला जाता है। अगर हम दशमलव की बात करें कि दशमलव संख्याओं का लासा और मासा कैसे निकाला जाता है, दशमलव संख्याओं का एलसीएम। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, दशमलव संख्याओं का लासा कैसे निकालेंगे, फिर पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का मासा कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा,
जैसे कोई क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है 0.4, 0.016, 0.0064। हमसे कहा जाए इसका एलसीएम बताइए। क्या बताइए? एलसीएम का लासा बताइए। क्या बताइए? का लासा अगर हमसे पूछा जाए इस सवाल का कि 0.4, 0.016, 0.0064 का एलसीएम बताइए, तो बहुत आसान है। अगर आपको दशमलव का एलसीएम नहीं आ रहा है, इसके पहले हमने आपको भिन्नों का बताया है, आप दशमलव को बदल दीजिए, किसमें? भिन्न में बदलिए, तब एलसीएम निकालिए। नहीं बदल सकते तो ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे। दशमलव को हम 2 मिनट के लिए भूल जाएंगे, केवल पूर्णांक को लिखेंगे, अर्थात 4, 16 और 64 का ही लासा निकालेंगे। का लासा जैसे निकालते हैं उसी प्रकार से निकालेंगे। दशमलव का जब भी लासा मासा निकालना हो तो दशमलव को भूल जाएंगे 1 मिनट के लिए, और पूर्णांक का क्या निकालेंगे? एलसीएम या एचसीएफ। यहाँ लासा पूछा गया तो एलसीएम निकालेंगे, 4, 16 और 64 का एलसीएम निकालेंगे, तो बड़ी गिनती हमारा आंसर होती है। लेकिन कब? जब छोटी गिनतियों से वो डिवाइड हो जाए, तो 4 से भी कट जाएगा, 16 से भी, तो एलसीएम कितना होगा? 64। लेकिन हमको 4, 16, 64 का एलसीएम नहीं बताना है, हमको बताना किसका है? 0.4, 0.016, 0.0064 का एलसीएम बताना है। तो दशमलव का एलसीएम याद रखिएगा कि दशमलव लघुत्तम का मतलब ही होता है सबसे कम, सबसे छोटा। तो सबसे कम की बात करें, दशमलव इसमें 1 अंक पे है, इसमें दशमलव 3 अंक पे है, इसमें दशमलव जो है वो 1 अंक पे है, इसमें दशमलव 3 अंक पे है, इसमें दशमलव 4 अंक में है। सबसे कम की बात किया, इसमें 4 अंक, 3 अंक, इसमें 1 अंक। सबसे कम अंक किसमें है? इसमें है, वो भी 1 अंक पे है, इसलिए दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे? 1 अंक पे। ये हमारा आंसर होगा किसका? 0.4, 0.016, 0.0064 का एलसीएम कितना होगा? 6.4 होगा। ये याद रखिएगा। कैसे निकालेंगे? सर्वप्रथम क्या करेंगे? एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना होगा दशमलव का, तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि दशमलव को भूल जाएंगे, पूर्णांक संख्याओं का क्या निकालेंगे? पूर्णांक संख्याओं का क्या निकालेंगे? एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे। या एलसीएम निकालना था तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आया 64। लेकिन दशमलव को देखेंगे, एलसीएम में सबसे कम अंकों पर कितने अंक पे है? तो आप कहेंगे 1 अंक पे है, तो आंसर 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 6.4। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। दशमलव संख्याओं का मासा क्या निकालेंगे? दशमलव संख्याओं का मासा कैसे निकालते हैं? सेम क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लें, जो सवाल थी सेम वही क्वेश्चन अगर हम ले लें। क्वेश्चन क्या था? 0.4, 0.016, 0.0064 ये क्वेश्चन था। अगर इसका हमको मासा पूछा जाए, वहां हम निकाले लासा, अगर यहाँ हमसे क्या पूछा जाए? मासा पूछा जाए, तो मासा हम कैसे निकालेंगे? सेम वही काम करेंगे, अपने काम में कोई अंतर नहीं। क्या? पूर्णांक का अर्थात 4, 16, 64 का निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? मासा। जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे मासा, कोई बदलाव नहीं। पूर्णांक का मासा निकालेंगे। किसका मासा निकालेंगे? पूर्णांक का। तो हमने मासा निकालना बताया था कि जो छोटी गिनती होती है वही मासा कहलाती है, जो छोटी गिनती होती है वही मासा कहलाती है। लेकिन कब? जब छोटी गिनती से ये 16 भी कट जाए, 64 भी कट जाए, तो 4 से 16 भी कट जाएगा और 4 से 64 भी कट जाएगा, तो मासा कितना होगा? 4 होगा। मासा कितना होगा? 4 होगा। लेकिन हमको 4, 16 और 64 का मासा नहीं बताना था, हमको बताना किसका है? 0.4, 0.016, 0.0064 का मासा। तो हमने ये कहा कि हम पूर्णांक का निकालने के बाद ये देखेंगे कि यहाँ दशमलव कितने अंक पे है? तो आप कहेंगे 1 अंक पे, यहाँ 3 अंक पे है और यहाँ 4 अंक पे है। तो महत्तम निकाल रहे हैं। लघुत्तम में कम से कम, महत्तम का मतलब बड़ा से बड़ा, यस ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें 1 अंक पे, यहाँ 3, यहाँ 4, सबसे ज्यादा अंक पे दशमलव कितने अंक पे है? तो आप कहेंगे
4 अंकों पे है। कितने अंकों पे है? 4 अंकों पे, इसलिए दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे? 4। ये 1 2 3 और ये 4, तो इसका आंसर कितना होगा? 0.004। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हुआ तो आप क्या करेंगे? दोनों, चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ, सबसे पहले सवाल को, जो भी सवाल दी गई हो दशमलव को, तो हम दशमलव को भूलकर पूर्णांक का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अगर एलसीएम कहेगा तो दशमलव जो सबसे कम अंक का होगा उतने अंक पे दशमलव लगाएंगे, और मासा कहेगा अर्थात एचसीएफ कहेगा तो क्या करेंगे? सबसे ज्यादा अंक पे जहां दशमलव होगा उतने अंक पे लगाएंगे। ये था दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। आगे चलते हैं, घातांकों की बात करते हैं कि घातों में अगर सवाल आ जाए तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। घातांकों का एलसीएम, क्या? घातांकों का एलसीएम, घातांकों का एलसीएम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखेंगे। घातांकों में हम जानते हैं, घात की बात करें, जैसे x की पावर अगर m लिखा गया है, इसका मतलब जो नीचे गिनती लिखी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, और जो आधार के ऊपर लगी होती है उस संख्या को हम घात कहते हैं। अर्थात अगर सवाल इस रूप में रहेगी तो उसका हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। कंडीशन 2 है, कंडीशन 2 है। सबसे पहली कंडीशन ये कहती है जब आधार समान हो। पहली कंडीशन क्या कहती है? जब आधार समान हो। दूसरी कंडीशन कहती है जब आधार समान ना हो। आइए देखते हैं, जब आधार समान होगा तो एलसीएम क्या होगा, और जब आधार समान नहीं होगा तो एलसीएम क्या होगा। अगर हम कोई एक क्वेश्चन लेके आपको समझाएं, मेरी बात समझिएगा। जैसे क्वेश्चंस है 2 की घात 5, 2 की घात 6, किसके लिए लिख रहे हैं? किस कंडीशन के लिए? आधार क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। आधार नहीं बदलेगा, यहाँ 2 है 2, आप 2 की जगह 9 10 11 12 कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ 9 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 9, यहाँ 15 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 15, ठीक है ना। 2 की घात 8, 2 की घात 7, ऐसे 2 की घात 3 कहेगा। इनका क्या ज्ञात कीजिए? इन संख्याओं का क्या बताइए? एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ। एलसीएम बताना है हमको। क्या बताना है? एलसीएम। लासा बताना है, एलसीएम बताना है, एलसीएम, ठीक है ना। लासा बताना हुआ तो कैसे बताएंगे? किस कंडीशन के लिए? जब आधार क्या हो? समान। जहां हमने 2 2 2 लिखा है वहां पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 15 15 15 15, 99 99 99, आपको जो अच्छा लगे वो लिखिए, बट आधार समान होना चाहिए। घात कुछ भी हो, घात आप कुछ भी हो, अगर उसका एलसीएम बताना हुआ तो याद रखिएगा जिसकी घात सबसे बड़ी होगी, जिसकी घात सबसे बड़ी होगी, 3 7 8 6 5 में घात किसकी बड़ी है? 2 की घात 8 सबसे बड़ी है, इसलिए एलसीएम कितना होगा? 2 की घात 8। ये हमारा आंसर होगा। कब एलसीएम निकालना हुआ अगर घातों का, आंसर कौन सा होगा? अगर आधार समान है तो जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वो वाला जो घातांक नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा, 2 की घात 8। जैसे अगर हम दूसरी सवाल की बात करें, इसी में दूसरी सवाल अगर आपको दें, ध्यान से देखिएगा। अगर हम दूसरी सवाल की बात करें, जैसे लिखा गया हो 7 की घात -8, 7 की घात -12, 7 की घात -6, 7 की घात -2। अगर ऐसी सवालें लिखी गई हैं और हमसे कहा जाए इनका एलसीएम बताइए, क्या बताइए? एलसीएम बताइए, अर्थात लासा बताइए। अगर इनका लासा पूछा जाए, अर्थात आधार तो समान है, घात अलग अलग है, लेकिन घात कैसी है? ऋणात्मक है। वहां घातें कैसे थी? धनात्मक थी। तब भी आंसर वही बताएंगे जिसकी घात क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। तो हमको बताइए -8 -12 -6 -2 में सबसे बड़ी घात कौन सी है?
तो आपके मन में आएगा -12। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि माइनस में जो गिनती जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है, और जो माइनस में सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। इसलिए आंसर क्या होगा? 7 की घात -2। 7 की घात -2। ये था कौन सा कंडीशन? जब आधार क्या हो? समान हो। अगला दूसरा कंडीशन हमारे पास है कि जब आधार समान ना हो। दो ही कंडीशन बन सकती है, एक आधार समान हो, दूसरा आधार समान ना हो। ध्यान से देखिए, जब आधार समान ना हो, जैसे कोई सवाल लेते हैं कि 2 की घात 3 तथा 3 की घात 2। सिंपल सा सवाल है, 2 की घात 3 तथा 3 की घात 2। छोटी सी सवाल लेके आपको समझाते हैं। का अगर हमसे एलसीएम पूछा जाए, क्या पूछा जाए? एलसीएम। अभी हम केवल आपसे सवाल, एक भी सवाल नहीं लगवा रहे हैं, केवल हम आपको क्या कर रहे हैं कि किन किन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ आप निकाल सकते हैं और किस तरीके से निकालेंगे वो आपको सिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे ओनली केवल की सवालें, की छोटी सवालें नहीं, आपसे बड़ी बड़ी सवालें लगवाएंगे और आप आसानी से उसको लगा भी लेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर इसका एलसीएम हमको निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे? तो मेरी बात समझिए, जब आधार जो हो असमान हो अर्थात समान ना हो, तो जैसे आप जिस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं शुरू में भाग विधि गुणनखंड विधि, वैसे ही निकालेंगे। 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 8 तथा 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 9। इसका मतलब हमको एलसीएम किसका निकालना है? एलसीएम किसका निकालना है? 8 और 9 का एलसीएम निकालना है। तो 8 और 9 का एलसीएम निकालना हुआ तो क्या करेंगे? 8 और 9 का एलसीएम जैसे आप निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए। 8 और 9 का एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे कि 2 चौके 8, 9 को नोट करेंगे। 2 दूनी 4, 9 को नोट करेंगे। 2 एकम 2, 9 को नोट करेंगे। 3 तिहाई 9, 3 से 3 एकम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, तिहाई 72। या आप ये जान लीजिए कि अगर दोनों संख्याएं जो हों उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो उनका गुणनफल ही एलसीएम कहलाता है। अर्थात 8 गुणे 9, 8 9 72, इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो आप नियम से भाग विधि या गुणनखंड विधि से क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कर सकता है? यही सेम सवाल देके अगर हमसे घात यहाँ धनात्मक थी, घात को ऋणात्मक कर सकता है। जैसे अगर हम इसी सवाल को आपको समझाएं, घात को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। सेम सवाल की बात करें, अगर हम घात क्या कर देगा? माइनस कर देगा, तो क्या करेंगे? मेरी बात समझिएगा। घात आगे आपको घातांक पढ़ाएंगे। अगर घात में कोई गिनती ऋणात्मक होती है, जब वो पलटती है अर्थात उसका व्युत्क्रम जो होता है उल्टा होता है, तो चिन्ह बदल जाता है। जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। वैसे इसी प्रकार 3 की घात कितना होगा? 2। इसको हल करेंगे तो ये 1 बटे कितना होगा? 8, और ये कितना होगा? 1 बटे 3 तिहाई 9। अब इसकी अगर हम कहें इसका एलसीएम बताइए, तो आप ये तो पढ़ चुके हैं पीछे, अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया। भिन्नों का एलसीएम बताइए। तो भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो जो अंश में होता है, जो पूछा जाएगा वो क्रिया अंश में करेंगे। अर्थात 1 और 1 का एलसीएम 1 होगा, और उनका हमसे पूछा जाए जो नीचे गिनती उनका क्या निकालेंगे? ऊपर वाली गिनती का अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो नीचे वाली गिनती का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। अर्थात 8 और 9 में कॉमन क्या है? 8 और 9 में कॉमन क्या है? उभयनिष्ठ क्या है? तो 8 और 9 में कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा। तो कॉमन जहां कुछ नहीं होता है वहां कॉमन कितना होता है? 1 होगा। जहां कुछ भी कॉमन ना हो वहां कॉमन कौन होता है? 1 सदैव 1 कॉमन होता है। अर्थात अगर 5 का फैक्टर करने कहें तो आप 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। अगर हम 6 का गुणनखंड कहें तो 3 दूनी 6 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। क्या कॉमन है? कुछ नहीं, लेकिन 1 तो सब में मिलेगा। इसलिए प्रत्येक संख्या का जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है उसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। ये था घातांकों का एलसीएम। अब पढ़ेंगे घातांकों का एचसीएफ। अगर हम घातों का एचसीएफ की बात करें,
घातांकों का एचसीएफ अर्थात महत्तम समाप वर्तक, इसके भी दो कंडीशन है हमारे पास। पहला कंडीशन क्या कहता है, जब आधार समान हो, और दूसरा क्या कहता है, जब आधार समान ना हो। आइए देखते हैं सबसे पहला, जब आधार समान हो। एक क्वेश्चन लेके आपको समझाएंगे जब आधार समान हो। जैसे हमसे कहेगा कि 5 की घात 7, 5 की घात 8, 5 की घात 2, 5 की घात 9, 5 की घात 12, ऐसे सवाल दे के आधार समान है और हमसे क्या पूछेगा, इनका एचसीएफ बताइए, मासा बताइए। ऐसे एलसीएम निकाले थे, आधार समान हो तो जिसकी घात बड़ी होती है वो एलसीएम कहलाता है, लेकिन एचसीएफ में जिसकी घात सबसे छोटी हो, जिसकी घात सबसे छोटी हो वो क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, महत्तम समाप वर्तक कहलाएगा, जिसकी घात सबसे छोटी हो। कब, जब आधार क्या हो, समान हो। इसी को अगर हम कहें इसकी घात जो है वो धनात्मक है, ऋणात्मक हो जाए तो, जैसे ध्यान से देखिए, अगर दूसरे सवाल लेके आपको समझाते हैं। अगर एक सवाल हमारे पास ऐसे हो जाए, दूसरी सवाल की बात करें कि सवाल ये हो जाए कि 13 की घात -12, 13 की घात -7, 13 की घात -10, 13 की घात -6। अगर अब हमसे कहा जाए इनका क्या बताइए, एचसीएफ बताइए, क्या बताइए, एचसीएफ अर्थात मासा बताइए। तो हम क्या बताएंगे, बताइए। हमने कहा एचसीएफ में क्या होता है, एलसीएम में क्या बताया, जिसकी घात बड़ी होती वो आंसर, लेकिन इसमें क्या बताए हैं, जिसकी घात छोटी होगी वो आंसर। तो आप कहेंगे छोटी तो सर -6 है, बिल्कुल गलत है। माइनस में जो गिनती सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, और माइनस में जो गिनती सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 13 की घात -12। ये कौन सा कंडीशन था, जब आधार समान हो। दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, जब आधार समान ना हो, जब आधार समान ना हो। जैसे एक सवाल लेते हैं, कोई भी सवाल जब आधार समान, जैसे 5 की घात 2 लिखा गया है तथा 2 की घात 4 लिखा गया है। हमसे इसका क्या पूछा जाए, का मासा बताइए, का क्या बताइए, मासा बताइए। तो हम मेरी बात समझिएगा, जब आधार असमान हो अर्थात बराबर ना हो, याद रखिएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 2 की घात 4, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। अब हमको 25 और 16 का क्या निकालना है, एचसीएफ अर्थात मासा अर्थात कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं। 25 और 16 में कुछ भी नहीं मिलेगा, जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ कॉमन क्या होता है, 1 होता है। इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। या ऐसे याद रखेंगे, आधार अगर आधार असमान हो, समान ना हो, और जो आधार हो उसमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, उसमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, उसका मासा सदैव कितना होता है, 1 होता है। उसका मासा सदैव कितना होता है, 1। लेकिन इसी का उल्टा, अगर घात यहाँ धनात्मक है तब 1 होता है, लेकिन अगर घात क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, तब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम कहें 3 की घात 2 -2 कर दें तथा 2 की घात -3 का मासा बताइए। छोटी सी सवाल लेके आपको समझाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/9, इसको लिख सकते हैं 1/8, ठीक है ना। तो मासा निकालना हुआ तो ये नहीं कि इसका मासा भी 1 होगा, आधार असमान है, आधार में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो मासा 1 होगा, बिल्कुल गलत है। मासा निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, जो पूछा जाएगा ये भिन्न है, जो पूछा जाएगा वो क्रिया अंश में करेंगे। तो 1 और 1 का मासा कितना होगा,
1। लेकिन जो नहीं पूछा जा रहा है उसका क्या निकालते हैं, जो नहीं पूछा जा रहा है उसका क्या पूछते हैं, उसका एलसीएम निकालेंगे। तो बताइए 8 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 8 9 72। तो इसका आंसर कितना होगा, 1/72। ये था आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एलसीएम और एचसीएफ, और एलसीएम और एचसीएफ का अर्थ क्या होता है, इसको निकालने की विधियां क्या होती हैं, और एलसीएम एचसीएफ किन किन संख्याओं का निकाल सकते हैं, दशमलव का, भिन्न का, घातांक का, पूर्णांक का, किसी का भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकाला जा सकता है। और इसके सवालों की चर्चा करें तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सवालें क्या क्या आती हैं, अगर हम ये कहें सवालें कैसे कैसे हमसे पूछी जाएंगी, उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। जैसे क्वेश्चन हमसे पूछता है, क्या से कैसे क्वेश्चन पूछता है कि वह छोटी से छोटी, पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 15 16 17 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे ना, या पूर्णतः विभाजित हो जाए। बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 7 से डिवाइड है, विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है लेकिन 15 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 3 4 5 से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसे कर से ये हमसे पहले टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा कि चौराहे पर कुछ बत्तियां लगी होती हैं ना, वो कोई 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड के अंतराल पर वो जलती हैं या बजती हैं, या घंटियां लगी हुई हैं, कुछ भी लगा होता है, वो इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे एक साथ कब बजेंगी, अगर वो एक साथ इतने टाइम पर बजी हैं तो अगली बार कितने टाइम पर बजेंगी, ये हमसे दूसरे टाइप पे क्वेश्चन पूछेगा एलसीएम और एचसीएफ पर। तीसरे टाइप का क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल दे देगा, एक संख्या देगा दूसरी पूछ लेगा, या पहली दूसरी का गुणनफल दे के लासा दे के मासा पूछ सकता है। और जिसे हम कहते हैं कि हम लोग पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। अगर हम आपसे ये कह दें कि आप तो ये तो पढ़ के आए हैं, छोटी सी बात है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। अगर गुणनफल बराबर आपने क्या पढ़ रखा है, आप कहेंगे सर मासा गुणे लासा, अर्थात एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही पढ़े हैं। अगर हम आपसे ये कह दें दो संख्याओं का गुणनफल है तो आप लगा दिए, 3 संख्याओं का गुणनफल हो जाए, 3 संख्या दे दे तो क्या लगाएंगे, 4 संख्या हो जाए तो क्या लगाएंगे, 5 संख्या हो जाए तो क्या लगाएंगे, 10 संख्याएं हो जाए तो क्या लगाएंगे। ये सभी चीज़ों की चर्चा हम कब करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। और ऐसे हमसे चौथा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ लेगा, संभावित युग्म पर आधारित, अर्थात जैसे कि दो संख्याओं का अगर मासा 4 है तो क्या 4 और 8 का ही मासा होता है, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनका मासा 4 होता है, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनका मासा 16 होता है। इस प्रकार पर सवालों को हम पढ़ेंगे टाइप 4 पर, अर्थात कुल हमसे 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनकी चर्चा हम करेंगे कब, अगली क्लास में। आज की क्लास आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एलसीएम और एचसीएफ पर बहुत अच्छे से नहीं समझ में आई, आप वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। धन्यवाद।